हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजू सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से बोल रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रकार, मेजरमेंट एवं बायोडाइवर्सिटी के वैल्यूज के बारे में अच्छे से समझ लिया। स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर सीरीज जो कि बायोडाइवर्सिटी पे होगा, उसके सेकंड पार्ट में मैं आपको थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए कौन से मुख्य संकट हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। 250 मिलियन वर्ष पहले हर 26 वर्ष में एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन प्राकृतिक रूप से होता था। हालांकि इसका कोई सटीक आंकलन नहीं है, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि हमारे पास कुल कितनी स्पीशीज वर्तमान में मौजूद है या इतिहास में हमारे पास कितनी स्पीशीज थी। फिर भी यह निश्चित है कि सन 1800 या 19वीं शताब्दी के बाद स्पीशीज के विलुप्त होने की दर पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। वर्तमान में प्रत्येक 1000 स्पीशीज में से एक स्पीशीज प्रतिवर्ष समाप्त हो रहे हैं। पैलियोजोइक एवं मेसोजोइक एरा में समुद्री जंतुओं का एक्सटिंक्शन रेट प्रत्येक 1 मिलियन स्पीशीज में से एक या प्रत्येक 10 मिलियन स्पीशीज में से एक स्पीशीज प्रतिवर्ष था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण स्पीशीज का एक्सटिंक्शन रेट 1000 से 10,000 गुना तक बढ़ गया है। 1970 से आज तक की स्थिति में वाइल्ड लाइफ की संख्या आधी हो गई है, जबकि मनुष्य की जनसंख्या डबल हो गई है। सन 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के परिदृश्य में या उसके प्रभावों के कारण 15 से 37% स्पीशीज के विलुप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। मतलब हमारे पृथ्वी पर अभी जितनी स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई की है, जितनी हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसका 15 से 37% स्पीशीज जो है वो 2050 तक खत्म हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है। बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है और इसका संकट क्या है? बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी का केवल 7% भाग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और इस 7% भाग में संपूर्ण विश्व की 50% से ज्यादा स्पीशीज सरवाइव करती है या पाई जाती है। यदि इस छोटे से भूभाग का छोटा सा एरिया भी संकट में आ जाए तो एक साथ कई स्पीशीज विलुप्त हो सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशीज एक्सटिंक्शन में क्रूसिबल की तरह कार्य करते हैं। चिंता का विषय है कि सन 1981 से 1985 के बीच प्रति वर्ष 1 करोड़ 13 लाख हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया कम हुआ है। इसका मुख्य कारण गरीबी और जनसंख्या वृद्धि है। ये टेबल है जिसमें ये दिखाया गया कि अभी तक हमारे अर्थ पर कुल 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जिसमें पहला मास एक्सटिंक्शन जो है वो 500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो कि जिसके कारण सी लेवल राइज हो गया था और बहुत सारी स्पीशीज जो हैं टेरेस्ट्रियल स्पीशीज विलुप्त हो गई थी। दूसरा मास एक्सटिंक्शन लेट ऑर्डोवेशन एरा में हुआ, जो 440 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और ये आइस एज के कारण हुआ। तीसरा मास एक्सटिंक्शन ग्लोबल कूलिंग के कारण 365 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, लेट डिवोनियन एरा में। चौथा मास एक्सटिंक्शन जो है वो 245 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और इस चौथे मास एक्सटिंक्शन में 96% मेराइन स्पीशीज और 75% टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट फैमिलीज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। पांचवा मास एक्सटिंक्शन क्रिटेशियस पीरियड में 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ
और ये वो समय था जब पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। पर्यावरणविद जो हैं और साइंटिस्ट हैं वो वर्तमान में जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन चल रहा है उसको सिक्स मास एक्सटिंक्शन के रूप में देख रहे हैं और इसे जैविक विनाश या बायोलॉजिकल एनिहिलेशन कहा जा रहा है। सन 1600 से अब तक पर्यावरण से एनिमल एक्सटिंक्शन के जो कुछ ज्ञात कारण हैं उनमें से जो सबसे बड़ा कारण उभर कर आया है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनिमल एक्सटिंक्शन हुआ है वो स्पीशीज इंट्रोडक्शन या एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन के कारण, और दूसरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उसके बाद हंटिंग, और 2% जो एक्सटिंक्शन है वो अन्य कारणों से हुआ है। मानव जाति ने अपने क्रियाकलापों से इकोसिस्टम एवं जैव प्रजातियों को जिस प्रकार संकटग्रस्त कर दिया है ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। वर्तमान में जैव विविधता के लिए मुख्य संकट जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, तीसरा पोल्यूशन, चौथा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पांचवा एलियन स्पीशीज और छठवा डिजीज। तो पहला हम देखते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। वाइल्ड स्पीशीज के कम होने का मुख्य कारण उनके आवास स्थान का नष्ट होना या टुकड़ों में विभक्त हो जाना है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो नेचुरली भी हो रहा है, प्राकृतिक रूप से भी हो रहा है और मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है। तो जो प्राकृतिक रूप से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है उसका मुख्य कारण है फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, अकाल या भयानक तूफान, और इसके अलावा जो मनुष्य के द्वारा निर्मित कारण है उसमें है एग्रीकल्चर या फार्मिंग, हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, अनप्लान्ड मतलब बिना किसी प्लानिंग के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका अंधाधुंध उपयोग, और इंडस्ट्रियल या शहरी डेवलपमेंट या विकास। तो ये कुछ कारण है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का, जैसे जो चाइनीज पांडा है, ये पहले पूरे चाइना कंट्री में बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाते थे, लेकिन इनके हैबिटेट्स जो हैं वो धीरे धीरे इनका आवास खत्म होता गया शहरी विकास के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, और अब ये पांडा जो उस कंट्री में केवल कुछ छोटे छोटे देश के छोटे छोटे हिस्सों में पाए जाते हैं। ये कुछ प्राकृतिक कारण हैं, जैसे ये फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, ये फ्लड है, बाढ़ के कारण पूरा का पूरा हैबिटेट खत्म हो गया, या आग लगने से, अभी जैसे जो हमारे यहाँ अमेज़न या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग है, इसमें कितने कई लाख वाइल्ड एनिमल्स और जो पेड़ पौधे हैं वो जलकर खत्म हो गए। ये है मनुष्य के द्वारा निर्मित हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कुछ उदाहरण, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जो आदिवासी जनजाति रहते हैं वो जंगल काटकर खेती करते हैं, 1-2 साल खेती करने के बाद ये उस जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जंगल काटकर वहां खेती करते हैं। इस प्रकार जंगलों के विनाश में मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। डिफॉरेस्टेशन जो टिम्बरवुड है या जलाऊ लकड़ी है उसके लिए बड़े बड़े जंगल खत्म कर दिए गए। उसी तरह पट्टा लैंड, जो पट्टा लैंड दिया जाता है जंगलों को साफ करके उनका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर आवास ही खत्म हो जाए तो वाइल्ड एनिमल्स के रहने की कोई जगह ही नहीं होगी
और वो धीरे धीरे उनकी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाती है और हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पूरा जीन पूल खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज में जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बायोडाइवर्सिटी पर एडवर्स या विपरीत प्रभाव डालती हैं। तापमान या वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन को जीव जंतु सहन नहीं कर पाते हैं और या तो वे वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं या वहां से माइग्रेट कर देते हैं या खत्म हो जाते हैं। जैसे ग्लोबल तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जो ध्रुवीय भालुओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। उन आने वाले दिनों में पोलर बियर्स, पता नहीं अगली जनरेशन हमारी उनको देख पाएगी भी या नहीं। तीसरा मुख्य कारण जो स्पीशीज एक्सटिंक्शन का है वो है प्रदूषण। ये बहुत ही डराने वाली तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि पेस्टिसाइड के यूज, जो किसान एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड वाटर चैनल के द्वारा खेतों से होकर आसपास की वाटर बॉडी में पहुंच गया और उसके इम्पैक्ट से वहां की इतनी सारी मछलियां एक साथ मर गईं। ये दूसरा दृश्य है किसी शहर का जहां पर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इनसे निकलने वाला धुआं और उस धुएं में उपस्थित जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वातावरण को किस सीमा तक प्रदूषित करेंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये है हमारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा का एक सीन, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको कहीं से भी पवित्र मानने के लिए मन से तैयार होगा। केवल गंगा कह देने से ही मन में श्रद्धा आती, लेकिन इसको देखने के बाद श्रद्धा खत्म हो जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रदूषित समुद्री जल भी प्रदूषित हो रहे हैं और इस प्रदूषण में एक जो एनिमल है वो किस तरह बेचारा हेल्प के लिए पुकार रहा है। मनुष्य जनित जो सभी प्रकार के प्रदूषण हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए घातक होते हैं। इकोसिस्टम के डिसफंक्शनिंग का एक मेजर कारण जो है वो यूट्रोफिकेशन होता है। SO2 एवं NO2 एसिड रेन के रूप में वनस्पति सॉइल वाटर पर एकत्रित होकर वहां की जो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए अत्यंत नुकसानदायी होता है। सॉइल का एसिडिफिकेशन इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एवं कार्बन साइक्लिंग की क्षमता को कम कर देते हैं। ये एक पोल्यूटेड रिवर का सीन है जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर नदियों के पानी में प्रदूषण बहुत अधिक हो जाए तो वहां पर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे इन नदियों के में जो जलीय जीव जंतु हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अंत में ये जो है यहाँ पर यूट्रोफिकेटेड स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद इस नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगला जो कारण है वो है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट का अगला मुख्य कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो जीव जंतुओं के व्यापारिक शिकार या अवैध शिकार एवं पशु मांस के लिए किया जाता है और इन सब के लिए अगर एनिमल्स का अत्यधिक दोहन किया जाए तो वो जो प्रजाति है वो प्रकृति से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। जैसे हम डोडो बर्ड कुछ समय पहले तक पृथ्वी पर पाए जाते थे, जो आज ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। पशु मांस के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स का अत्यधिक दोहन हो गया है उसके कारण वर्तमान में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए भी एक संकट उत्पन्न हो गया है। जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड या जंगली जीव जंतुओं का अवैध व्यापार जो है वो ड्रग्स एवं हथियारों के अवैध व्यापार की तरह व्यापक इनका आर्थिक बाजार है। जीव जंतुओं के अवैध व्यापार के कारण वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस के अनुसार जीव जंतुओं के अवैध व्यापार की कीमत 10 अरब
डॉलर से 20 अरब डॉलर प्रति वर्ष है और यह संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, इन आंकड़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्पीशीज एक्सटिंक्शन में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की कितनी बड़ी भूमिका है। और ये जो अवैध व्यापार की समस्या साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा गंभीर रूप से फैली हुई है। ये कुछ चित्र हैं जो अवैध वन्य प्राणी व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कछुओं का व्यापार है। ये प्राणियों के सींग, दांत, हड्डियां, स्किन, इनके लिए इन्हें मारकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का दूसरा कारण असीमित स्थानीय उपयोग है। आप देख रहे हैं कि बाजार में ये लेडी इस बर्ड की प्रजाति को लेकर बैठी है बेचने के लिए। तो इस प्रकार लोकल लेवल पर या स्थानीय लेवल पर जो भी इस तरह के व्यापार हो रहे हैं वो भी स्थानीय पशु पक्षियों के विलुप्त होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बुशमीट ट्रेड के लिए या बुशमीट व्यापार जो है मांस के लिए किसी भी वन्य प्राणी को मार देना, चाहे वो हिरन हो या हाथी, इनको कोई मतलब नहीं कि ये कौन सा जानवर है, उनको उनके मीट से मतलब है और उनके मांस के लिए ये किसी भी बड़े एनिमल्स को आसानी से मार देते हैं। ये जो फोटोग्राफ है वो सेंट्रल और साउथ वेस्ट अफ्रीका की है, जहां पर अंधाधुंध शिकार के कारण कशेरुकी प्राणियों की पूरी प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं अपनी आवश्यकता का 90% से अधिक प्रोटीन की पूर्ति जो है वो इन्हीं वन्य प्राणी के मांस से प्राप्त करते हैं। नाउ ये जो फोटोग्राफ है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की फोटोग्राफ है, बस्तर जिले की। यहाँ पर होता है एक पारद फेस्टिवल। पारद फेस्टिवल के दिन यहाँ के जो आदिवासी हैं वो सामूहिक शिकार करते हैं, जिसे दिन भर में जितना शिकार मिल जाए हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शिकार करना चाहता है और जो भी जीव जंतु जिसे भी मिलता है उसका लीवर वो गांव के देवता को अर्पित करते हैं। ये आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, इस बच्चे ने अपने कमर में एक रस्सी से कितने एनिमल्स को बांध के रखा है और अभी भी ये शिकार पर निकला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने लोग एक साथ शिकार कर रहे हैं। इस प्रकार की परंपराएं भी स्पीशीज एक्सटिंक्शन को बढ़ावा देती हैं, तो हमें ऐसी परंपराओं को रोकना चाहिए। जो हमने अभी तक वर्तमान में देखा था कि स्पीशीज एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण इन्वेजिव स्पीशीज या एलियन स्पीशीज हैं, जो विदेशी प्रजातियां हैं जो अपने मूल आवास से निकलकर दूसरे आवास में आ जाती हैं, वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए सबसे ज्यादा घातक हैं। विदेशी या आक्रमणकारी प्रजातियां उन्हें कहते हैं जो किसी नए वातावरण जहां की वह रहवासी ना हो और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी को भी हानि पहुंचाती है और वहां के जो आर्थिक हानि भी पहुंचाती है। जैसे ये जो विदेशी प्रजातियां हैं वो स्थानीय पौधों और जंतुओं को नष्ट करके वहां के बायोडाइवर्सिटी को कम करने की, स्थानीय जीवों के साथ लिमिटेड रिसोर्सेस हेतु प्रतिस्पर्धा करने की और हैबिटेट को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये है प्रोसोपिस जूली फ्लोरेन। ये एक विदेशी पौधा है जो हमारे यहाँ के स्पीशीज थी अकेशिया नीलोटिका या ओरिजिनल बबूल, उसको इसने पूरी तरह से हमारे यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ये है लेंटाना कैमारा, बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन ये वीड है और इतनी बुरी तरह से फैल गया है कि इसने आसपास की पूरी हमारी जो स्थानीय प्रजाति के पौधे उनको खत्म करके ये सब जगह फैल गया है। ये हवाईयन डक है, जो ये यहाँ के स्थानीय प्रजाति हवाईयन डक, और इसको मलाड डक ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो जो
एलियन स्पीशीज होती हैं या विदेशी स्पीशीज होती हैं, अगर ये किसी बाहर के हैबिटेट में अपने आप को ढाल ले तो उससे खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि उनके दुश्मन उनके नेटिव प्लेस पे छूट गए और यहाँ पर उनके साथ उनका कोई भी एनिमी नहीं होता, और ये दूसरी स्पीशीज को खत्म करके आराम से अपना विकास करती हैं। ये कुछ एलियन इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज हैं जो हमारे स्टेट में और हमारी कंट्री में अभी बहुत बुरी तरह से फैले हुए हैं, और कई लाखों हेक्टेयर एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया जहां पर कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसमें है मेलेक्रा कैपिटाटा, एजिरेटम कॉनिजॉइडिस, हिप्टिस सुआविलेंस, क्रोमोलिना ओडोरेटा। ये क्रोमोलिना ओडोरेटा है, एक समय पर यहाँ जो जितना बस्तर के जंगल हैं उनके चारों ओर के एरिया को इसने घेर लिया था। ये है लेंटाना कैमारा, अल्टरनेंथेरा टेनिला। ये कुछ कॉमन एलियन स्पीशीज हैं जो हमारे यहाँ की स्थानीय वनस्पतियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी प्रकार ये कुछ एलियन एनिमल स्पीशीज हैं जिन्होंने अपने अपने हैबिटेट पर संपूर्ण अधिकार जमा लिया है। ये है अफ्रीकन जाइंट अफ्रीकन स्नेल। अगर कुछ समय पहले, अभी तो मुझे बहुत दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2-4 वर्ष पहले इसका आतंक हो गया था। ये एक रात में पूरे एक समूचे पपीते के पेड़ को खाकर खत्म कर देते थे। इन्होंने यहाँ की जितनी भी लोकल स्नेल स्पीशीज थी उनको खत्म कर दिया था। ये है क्लेरियस गैरिपिनस अफ्रीकन, या जिसको थाईलैंड मांगुर कहते हैं। इस थाईलैंड मांगुर इतनी ज्यादा आक्रमणकारी होती है कि इसने ये जिस हैबिटेट में रहती वहां की दूसरी फिशेस को इन्होंने खत्म कर दिया। ये है तिलापिया गंबूसिया। इन मछलियों को मॉस्किटो लार्वी ईटर के रूप में लाया गया था और इन्होंने पूरे के पूरे एक्वेटिक हैबिटेट पर अपना कब्जा कर लिया और दूसरी प्रजातियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो अगला मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन के लिए वो है डिजीज, जो समय समय पर अनेक बीमारियां एवं महामारियां स्पीशीज एक्सटिंक्शन का कारण बनती रही हैं और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती रही हैं। जैसे ये है काइट्रिड फंगस। काइट्रिड फंगस जो है ये जितने भी उभयचर होते थे उनके स्किन पर होते हैं, और ये फंगस स्किन के थ्रू ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है। इसे एम्फीबियन का ग्लोबल किलर भी कहा जाता है। वैसे ही व्हाइट नोज सिंड्रोम है जो कि जिसके कारण कई हजार चमगादड़ों की मौत हो गई। विलिंग डिजीज है, ये जो विलिंग डिजीज होती है ये ट्राउट, सैल्मन और व्हाइट फिश जो है उनमें है। इसमें इससे क्या होता है, जो फिश का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो आसानी से किसी का शिकार बन जाती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कई बीमारियां हैं जिसके कारण पूरी की पूरी एक प्रजाति जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे ये सिल्वेटिक प्लेग है, इसके लिए प्रेयरी डॉग्स जो होते हैं इस बैक्टीरिया के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और ये प्रेयरी डॉग्स के बड़े मतलब कई बड़े पॉपुलेशन को एक साथ खत्म कर देता है। और ये है बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा संकट, और वो है मानव प्रजाति। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, स्पीशीज एक्सटिंक्शन एवं बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स में मानव प्रजाति का क्या योगदान है। अगर इसी तरह सब चलता रहा तो आने वाला समय प्राकृतिक ना होकर मनुष्य के द्वारा निर्धारित होगा। तो अब ये हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को किस रूप में चाहते हैं। प्राकृतिक रूप में हमारी प्रकृति हमें चाहिए या हम जिस तरह उसे चाहते हैं वैसे ही चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति को कैसा बनाए रखें। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए जो टेक्स्ट मटेरियल है वो लिए गए टेक्स्ट बुक ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय के.वी. कृष्णमूर्ति 2003, द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन एंड अननेचुरल हिस्ट्री बाय एलिजाबेथ कॉल्बर्ट 2014, द फ्यूचर ऑफ लाइफ बाय E.O. विल्सन 2001, और इसके कुछ फोटोग्राफ्स और टेक्स्ट मटेरियल जो हैं वो इंटरनेट के डिफरेंट वेबसाइट से लिए गए हैं। ये
जो दृश्य है ये बहुत ही डराने वाला दृश्य है, जब हम देख रहे हैं कि पीछे पूरा जंगल है, आगे के जंगल को हमने पूरा खत्म कर दिया है और अब थोड़े से लकड़ी लेने के लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए इसकी भयावहता को समझिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना जितना हो सके योगदान देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।